हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड, योर असिस्टेंट टीचर। एंड देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 8 के सोशल साइंस की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 5, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। इसके आज हम लोग करने वाले हैं बच्चा आप लोगों के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्या करने वाले हैं? एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं, आइदर इट्स योर एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स एज वेल। तीनों ही हम लोग आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इसकी नोट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले एक बार जाके वो देख लो, बिकॉज वहां पे मैंने 1 घंटे में पूरे ही चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए कंक्लूड कर रखा है। अगर आपको डिटेल देखना है लाइन बाय लाइन का, उसका भी लिंक आपको सब कुछ एट द एंड आपको मिल जाएगा। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने पार्ट 2 में, 2 पार्ट्स में चैप्टर को डिटेल में समझा है। एक वीडियो में हमने इसको पूरा 1 शॉट में समझा हुआ है। आज की अपनी इस एक वीडियो में हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं, और जो आपके बुक के क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। ठीक है जी। तो पहले आप लोग वो देखना, उसी के बाद में हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो पे आना। ठीक है, तो चलो अब बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछते हैं, इन विच ईयर वाज द वोटिंग एज इन इंडिया रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18। कौन से साल में ऐसा हुआ था कि जो वोटिंग की एज थी वो हमने 21 साल से कम करके 18 साल कर दी थी। कौन सा? तो आपको याद होगा, वो एक अमेंडमेंट हुआ था, 61st अमेंडमेंट एक्ट था 1988 का, जिसमें हमने ये चेंजेस करे थे। तो कौन सा हुआ इसका आंसर? हुआ बच्चा आपका सी। तो 61st अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट का मतलब आई होप याद होगा, चेंजेस, चेंज करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यानी कि 61 टाइम हमने जब 1988 में अपने संविधान में कोई भी चेंज किया था, तब हमने वोटिंग एज को कम कर दिया। हाँ, वरना उससे पहले हमारी जो वोटिंग एज थी वो थी 21 साल। अब अकॉर्डिंग टू द चैप्टर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि जब सबके पास अडल्ट होने के बाद, अडल्ट होने का मतलब 18 साल, क्योंकि हमने वो एज कम कर दी, तो यानी कि 18 प्लस होने के बाद सबके पास, फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोट करने का अधिकार होना। तो सबके पास 18 प्लस होकर जब वोट करने का अधिकार हो, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कि भैया आपका कलर काला है, आप अमीर नहीं हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, किसी भी बेसिस पर कोई भी भेदभाव ना होकर जब सबके पास वोट करने का अधिकार हो, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? आपका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है जी। अब इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब क्या है कि इंडिया में इलेक्टोरल्स का जो रोल है या जो इनका काम रहता है, उसका सिस्टम कैसा है, इलेक्शन कैसे होते हैं, उन सब के बारे में ही हमने इस चैप्टर में आपका पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आप पूछते हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इन इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जिसकी अभी हमने बात करी है, तो वो कौन से आर्टिकल में होता था, कौन से आर्टिकल में है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में, 326 में, 356 में या फिर 368 में। तो इट्स आंसर इज आर्टिकल 326 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आई एम थिंकिंग, आई एम सपोजिंग कि आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बहुत अच्छे से पता है। जब हमने चैप्टर समझा था तब मैंने समझाया हुआ था। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है बेसिकली जिसमें हमारे कंट्री में रहने वाले लोगों को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कुछ भी हो, जो सारे ही रूल्स, जो लॉज फॉलो करने हैं वो सब इसी के अंदर लिखे होते हैं। एंड इसी डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट वोट। आखिर वोट कौन नहीं कर सकता है? मैम ये कैसा क्वेश्चन? अभी तो आपने कहा था कि जो भी पर्सन 18 का हो गया है, हर एक पर्सन वोट कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, बस एक कंडीशन है, सिटीजन्स फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन क्राइम, की भैया वो जो पर्सन हो वो मान लो कोई क्रिमिनल ना हो। अगर वो कोई क्रिमिनल है तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाती है। प्लस क्राइम के साथ साथ अगर वो अनसाउंड माइंड है, अगर ये भी ऑप्शन हो तब भी समझ आना। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा दिमाग में मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो उनको नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है, इसलिए उनके पास वोट करने का अधिकार नहीं होता, वो वोट नहीं कर सकते हैं। बाकी चाहे सिटीजन 18 प्लस हो और रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, चाहे वो गांव के शहर, गांव के जगह से हो, चाहे शहर से हो, कहीं से भी हो, सबके पास वोट करने का अधिकार तो बच्चा आपका होता ही है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका एमसीक्यू जरूर पूछ सकते हैं। वुमेन इन स्विट्जरलैंड गॉट द राइट टू वोट इन। आखिर स्विट्जरलैंड की वुमेन को वोट करने का अधिकार कब मिला था? कोई आइडिया? उनको वोट करने का अधिकार कब मिला बच्चा? आपका इसका आंसर होगा 1971, यानी कि बी पार्ट।
इतना लेट उन लोगों को वोट करने का अधिकार मिल गया था, हालांकि हम लोगों को तब भी 1950 में मिल गया, उन लोगों को तब भी नहीं मिला था। समझ रहे हो? हमें कब मिला? क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एनफोर्स हो गया था। जब मैंने आप लोगों को चैप्टर यहाँ पे, आई होप आप लोगों को याद होगा, जब मैंने यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर इतना अच्छे समझाया था, तब मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया था। यहाँ पे आपका नोट्स वाला पार्ट कहाँ है? हाँ यही है। तो यहाँ पे हमने ये सब कुछ बहुत अच्छे समझा था, किसके पास वोट करने का अधिकार है, किसके पास वोट करने का अधिकार नहीं है। ये मैंने आप लोगों को बहुत ही क्लियर तरीके से समझा रखा था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या नहीं होता है, सब कुछ बहुत क्लैरिटी से कराया था। अच्छा, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। विच टेक्नोलॉजी हेल्प आपका विजुअली इंपेयर्ड वोटर्स, यानी कि ऐसे वोटर्स जो देख नहीं पाते हैं, तो उनको कौन सी टेक्नोलॉजी ने हेल्प करा है वोट करने के लिए? भाई जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं उनके लिए हमें वर्ड पता है ब्रेल। तो ब्रेल अनेबल जो वोटर कार्ड्स होता है जिसमें निशान बने होते हैं, वैसे वो टच करके पता लगा सकते हैं कि हाँ किसका है, किसको वोट करना है, किसको नहीं। उसका आंसर आपका होगा बी, यानी कि ब्रेल अनेबल्ड वोटर कार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6, हु ऑर्गेनाइजेस इलेक्शंस इन इंडिया? आखिर इंडिया में इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करता कौन है? कौन करता है? स्टेट इलेक्शन, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ईसीआई जो है, वो इसको ऑर्गेनाइज करती है इलेक्शंस को। इसका बहुत अच्छा रोल होता है इलेक्शंस को कंडक्ट कराने में, इलेक्शंस आपके डेट्स अनाउंस करने में, पार्टी को सिंबल देने में, अगर बाय इलेक्शन हो रहे हैं तब भी, मतलब सारा काम किसका होता है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है, आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हुई? कब आई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भाई जब संविधान आया आपका 1950 में, तभी आपका ईसीआई भी आ गया था। बस टेंशन ही नहीं है कोई, तभी दोनों ही आ गए थे। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारे ही मैंने ऐसे ही डाल रखे हैं क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, काफी आपको आने चाहिए, पता होना चाहिए करके, ऐसे ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया वर हेल्ड इन। जो पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे आजाद भारत में, वो कब हुए थे? भाई 1950 में संविधान बन के रेडी हो गया था, तो 1951-52 के अराउंड जब पहली वो बैठी थी 1951 में बेसिकली, तब जो है पहली बार इलेक्शंस हुए थे। इसका आंसर होगा सी आपका 1951 to 52। तो 1951 में जो है पहली असेंबली आके बैठी थी, तो उस असेंबली बोल रही हूँ बेसिकली, पार्लियामेंट का जो गवर्नमेंट थी वो फॉर्म हुई थी, तब जो है पहली बार इलेक्शंस हुए थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछ रहे हैं, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन विच स्टेट? जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एमसीसी था, अब वो क्या होता है आगे हालांकि हम समझेंगे वीडियो में, क्वेश्चन आंसर्स मैंने मेंशन करा हुआ है कि हाँ एमसीसी क्या होता है। तो क्या होता है एमसीसी का मतलब? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को या फिर कैंडिडेट को फॉलो करना होता है इलेक्शंस के दौरान। इसका आंसर होगा आपका सी, केरला। कौन सी कंट्री होगी? वो होगी आपकी केरला, जिसके पास बेसिकली जो पहली बार इस न्यूज को अडॉप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया के में जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक वर्ड था आपकी बुक में, फेस्टिवल ऑफ राइट्स, फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी और फेस्टिवल ऑफ वोटिंग। अब आप सोचोगे इलेक्शंस का है, जाहिर सी बात है इलेक्शन ऑफ फेस्टिवल ऑफ वोटिंग हो जाएगा, बट नहीं, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इसको हम बोलते हैं, इसलिए मैंने कंफ्यूज करने के लिए ना ये वाला ऑप्शन दिया था। तो इसका आंसर होगा फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं लोकसभा के इलेक्शंस के लिए? अब देखो यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे वो आपसे पूछे कि लोकसभा के इलेक्शंस में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, चाहे वो आपसे पूछे राज्यसभा के इलेक्शंस में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। अब आपको उससे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब है बेसिकली सीट। इसका मतलब क्या है कि वो एरिया जहां से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो रहा है, कि जब भी हम पूरे के पूरे इंडिया में कहीं पर भी इलेक्शंस होते हैं बेसिकली, तो हम पूरे इंडिया को कुछ एरियाज में, छोटे छोटे एरियाज में, यानी कि हम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने इंडिया को डिवाइड कर देते हैं। फिर हमने पढ़ा हुआ है बहुत ब्रीफ में, मतलब बहुत डिटेल में समझा रखा है ये पॉइंट था मैंने, कि बच्चों का मतलब बहुत ही क्लियर हो गया था, बच्चों का ये वाला पॉइंट सबका यही था कि मैम ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब तो आप कमेंट बॉक्स पढ़ना इन वन शॉट वाली वीडियो का, या फिर वो पूरा उसका आपको समझ में आएगा तब। अच्छा, अब मैंने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि हमने देखा था भैया कि अब क्या हो रहा है कि पूरे के पूरे इंडिया को हमने कुछ छोटे छोटे से एरियाज में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया।
हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक जो पॉलिटिकल पार्टी होगी, जितने को भी वहां से खड़ा होना है, वो अपना एक एक कैंडिडेट यहाँ से खड़ा करेगी। अब यहाँ पे आ रहे जितने भी वोटर्स हैं, जब वो वोट करेंगे तो जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, सबसे ज्यादा वोट्स, मैक्सिमम वोट्स, ऐसा नहीं है कि 50% वोट्स मिले, नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा वोट जिसे मिलेंगे उस वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो पर्सन जो है वो जीत जाएगा। और अगर क्योंकि वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं तो ये पर्सन जीत के बन जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी। और अगर ये इलेक्शन मान लो असेंबली के हो रहे हैं, एक स्टेट के हो रहे हैं, मान लो ये आपका इंडिया है, इंडिया में ये रही एक स्टेट, अब इस स्टेट में हो रहे हैं सिर्फ स्टेट असेंबली के इलेक्शंस। अब यहाँ पे क्या, इस स्टेट को हम और छोटे छोटे से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करेंगे और यहाँ पे से भी सेम होगा अब कि एक एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना एक एक कैंडिडेट को खड़ा करेगी, जिसको भी मैक्सिमम वोट्स मिलेंगे वो यहाँ से जीत जाएगा और वो पर्सन बन जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए। तो ये जो एमपी होते हैं वो पूरे कंट्री के होते हैं, एमएलए जो होते हैं वो स्टेट के होते हैं। एमपी की पावर कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बड़े एरिया के होते हैं, और एमएलए की पावर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती है क्योंकि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी बड़ी है अगर, तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी बड़ी है, तो काफी डिफरेंस है। इसलिए इसकी पावर जो होती है तो थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू द पार्लियामेंट की जो एमपी है आपका, उसके अकॉर्डिंग, उसके कंपैरिजन में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तब उसमें कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं, तो आई होप आपको पता है, इसका आंसर होगा 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। और यहीं पे अगर राज्यसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर हमारे पास 245 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। यहीं पे आपका चैप्टर नंबर 6 में था ये पॉइंट कि आखिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है इनकी, तो आपको पता होगा लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है हमारे पास 550 और राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारे पास है 250। लेकिन अभी इसमें 5 लोग कम है, इतना ही का इलेक्शन अभी करा रहे हैं, और इसमें 7 लोग अभी कम है। पहले इसमें 545 हुआ करते थे जिसमें से 2 नॉमिनेटेड थे, बाद में उनको हटा दिया गया। हालांकि ये भी सारे इलेक्टेड नहीं होते, इसमें से 233 जो होते हैं वो इलेक्टेड है और रिमेनिंग जो 12 होते हैं उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपने वैसे बहुत अच्छे से, मैं फिर इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि जब तक आपने ये वन शॉट ना देखा हो ना चैप्टर नंबर 5 का, तब तक प्लीज ये क्वेश्चन आंसर्स वाली सीरीज को तो बिल्कुल मत आना, वरना आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ मैंने आपको सब कुछ समझा रखा था, आखिर इलेक्शन ही कैसे होते हैं, लोकसभा में कैसे हो रहा है, फिर यहाँ पे इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली के कैसे होते हैं, कितनी सीट्स होती है, कौन बनता है एमएलए, फिर एमएलए से सीएम कौन बनता है, एमपी से पीएम कौन बनता है, पीएम का इलेक्शन कौन करता है, कोई करता भी है या नहीं करता है, सब मैंने समझा रखा था उस वाली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पर आप पूछ रहे हैं इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा में जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। भाई बता चुकी हूँ कि जो लोकसभा में हमारे यानी कि पार्लियामेंट, क्योंकि देखो पार्लियामेंट के आपको पता है 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा यानी कि लोअर हाउस, एक होता है राज्यसभा यानी कि अपर हाउस। हालांकि इसके पास पावर थोड़ी सी कमी होती है, स्पेशली इन द केस ऑफ मनी बिल, आई होप आप लोगों को याद होगा। और एक हमारे होते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट जी भी होते हैं, होती है भी कहूंगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, तो इस लोकसभा में जो लोग बैठते हैं वो होते हैं आपके इलेक्टेड, जिसको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं हम लोग खुद, लेकिन जो राज्यसभा में लोग बैठते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। अब वो क्यों होते हैं, हालांकि हमने वीडियो में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हल्का सा बताऊं तो आपको, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि एमएलए हम इलेक्ट करते हैं हर स्टेट के, तो ये जो एमएलए होते हैं ना बाद में, ये राज्यसभा के एमपीएस को इलेक्ट करते हैं। हर एक स्टेट के जो एमएलए होते हैं ना वो सब एमएलए मिलेंगे और अपने अपने स्टेट से उन्हें कौन से राज्यसभा के एमपी को बैठाना है उसका इलेक्शन वो लोग करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं देन द लोकसभा के इलेक्शंस। ये बात समझे। तो अब यहाँ पर वही बोल रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एमपी। और अगर ये पूछता कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो मुझे क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आप समझे, बट यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा आपका एमएलए, ठीक है जी, सॉरी एमपी लोकसभा के मेंबर्स का, या अगर यहाँ पे राज्यसभा भी होगा तब भी इसका आंसर आपका एमपी ही होगा। कहते हैं इंडिया यूजेस विच इलेक्टोरल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर इंडिया जो नॉर्मल इलेक्शंस हो रहे हैं आपके, खासकर लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा वगैरह, इन सब में वो कौन सा सिस्टम यूज करते हैं। इसका मतलब, इसका आंसर आपका है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। कौन सा सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, कि जो जिसको ज्यादा वोट्स मिले वही जो है बन जाता है, तो पहले मिले ज्यादा मिले वो आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहते हैं हु बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, कौन कौन बनता है बेसिकली, तो ये हम
पढ़ चुके हैं हालांकि कि कोई भी इलेक्टेड जो एमपी होता है वो नहीं बनते हैं, बल्कि जो सारे ही एमपी बनते हैं ना, चाहे वो लोकसभा के एमपी हो और चाहे वो राज्यसभा के। हालांकि अब तो मैं इस कॉन्सेप्ट को बता बता के इतनी बार थक गई हूँ कि अब तो बच्चों को पता ही चल गया होगा, और अगर अब भी नहीं पता है तो प्लीज एक बार जाके वो वीडियो को देखो, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी दोनों की एमपीज ही होते हैं। लोकसभा के डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और ये कितने होते हैं हमारे पास 543। राज्यसभा के कितने होते हैं 245। अब ये दोनों ही एमपी है, दोनों ही एमपी कहलाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इन दोनों में से खासकर वैसे यूजुअली लोकसभा में से ज्यादा होता है ये, राज्यसभा में से कम होता है। तो जो भी पार्टी इलेक्टेड है बेसिकली, इस पार्टी का जो लीडर रहेगा वो कौन बन जाएंगे आपके पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो पीएम का भी जो इलेक्शन होता है वो एज एमपी ही होता है, पहले वो एमपी ही होते हैं, लेकिन वो जिस भी एरिया से एमपी होते हैं ना, वहां के लोग उनको इलेक्ट कर रखा होता है नॉर्मली, और वो जो है अगर वो लीडर है वो पर्सन, तो वही जो है बाद में वो पीएम बन जाएंगे। तो यानी कि लीडर जो होते हैं लार्जेस्ट पार्टी का, या फिर जो कोलिएशन गवर्नमेंट बनती है, गठबंधन सरकार बनती है, उसका जो लीडर होता है वो बनते हैं आपके कौन, प्राइम मिनिस्टर जी। लास्ट क्वेश्चन है, हु कंडक्ट्स लोकल बॉडी के इलेक्शंस। लोकल बॉडी के इलेक्शंस मतलब बेसिकली जो आपकी पंचायत होती है और म्युनिसिपैलिटीज होती है, इनके इलेक्शंस कौन करते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे हालांकि इसको। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हो सकते हैं ऐसे हो जो कहीं मैम सिर्फ 15 एमसीक्यू, एमसीक्यू तो बहुत सारे होने चाहिए। देखो एमसीक्यू में कराने को तो बहुत सारे करा दूं, जाहिर सी बात है, मुझे यहाँ पे करने में टाइम कितना लगना है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसमें भी कई बार मैंने छोटे छोटे एमसीक्यू डाल रखे होते हैं बेसिकली, कि मैं उसको यहाँ भी लिखूं ऊपर और फिर उसको मैं क्वेश्चन आंसर्स में भी लिखूं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब आप ये क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी आपको, तब मैं आपको बीच बीच में एमसीक्यू भी बता दूंगी, तो देखो यहाँ से भी एक एमसीक्यू बन सकता है, तो आपकी वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए आप सिर्फ इन 15 एमसीक्यू को मत देखना, अभी और भी एमसीक्यू यहाँ से हमारे बनने वाले हैं, जिसको आप लोगों को बता दूंगी। मैं उसको ग्रीन से हाईलाइट कर दूंगी, जो मुझे लगेगा ना कि हाँ जी ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, अभी वीडियो में मैं उसको ग्रीन से और कर दूंगी एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। आगे देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट आपसे पूछ रहे हैं यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज में। अब या फिर आपसे मैं सिंपली पूछूं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब ही क्या होता है, तो मतलब अगर आपसे ये पूछे कि यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, तो क्या मतलब था इसपे कि सबके पास वोट करने का अधिकार होना चाहिए। बेसिकली यूनिवर्सल का कि सबके पास हो वो अधिकार, जिस भी अधिकार की आप बात कर रहे हो तो सबके पास हो। पर यहाँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपसे मान लो मैं ये पूछूं कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब ही क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, ये जो सारे ही कंट्री के अडल्ट सिटीजन है। अडल्ट कौन है, जैसा 1988 में हम अडल्ट की डेफिनेशन को चेंज कर चुके हैं कहीं ना कहीं, कि हमने वोटिंग की एज को 21 से कम करके 18 कर दिया था। तो हमने अपनी अडल्ट की डेफिनेशन कम कर दी है कि जो भी पर्सन 18 साल का हो गया है, एक सर्टेन एज का हो गया है, उस पर्सन के पास वोट करने का अधिकार है, बिना किसी भेदभाव के। क्या कोई भेदभाव उसकी कास्ट को लेकर हो, क्लास को लेकर, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन, वेल्थ, किसी बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2, आखिर इलेक्शन खुद क्या होते हैं। तो भैया देखो इलेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं हर एक चीज को बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, वरना फिर जो प्रीवियस वीडियोस बच्चों ने देखी है उनका देखने का फायदा क्या होगा। उन्होंने इतना टाइम लगाकर इतना वो वीडियोस देखी है, अगर बार बार उन चीजों को समझा है, तो बार बार अगर वही चीज बोलूंगे शायद उन बच्चों को हल्की सी इरिटेशन हो गया, उनको ऐसा कि मैम कितनी बार बताओगे। इसलिए आप लोगों को बस जो न्यू है मैं उनके लिए बस एक ब्रीफ यहाँ पे आपको देती हुई चल रही हूँ कि हाँ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है। एज यू नो कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी आपको पता है दो प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है हमारे पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट का मतलब होता है जहां जो भी अडल्ट सिटीजन है ना, सब एक साथ बैठेंगे और बैठ के कोई भी डिसीजन लेंगे, ये हुई डायरेक्ट। और यूजुअली ये स्विट्जरलैंड वगैरह में या ऐसे कंट्रीज जहां पे बहुत कम पॉपुलेशन है वहां पर ये हो पाता है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जहां पे करोड़ों की पॉपुलेशन है, क्या वहां पे सब लोग जो जितने भी अडल्ट है वो एक साथ बैठकर कोई डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सारी ही पॉपुलेशन मिलकर जब हम उसी पॉपुलेशन को कुछ छोटे छोटे से एरियाज में डिवाइड कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बेसिकली, तो क्या है अब वो जो पॉपुलेशन होती है वो उस एरिया से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है, जो कि उनके बिहाफ पे डिसीजन लेगा पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठकर। तो हमने क्या करा, हमने एक ऐसे पर्सन को इलेक्ट करा जो कि हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेगा, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। तो इलेक्शन जो है वही प्रोसेस है जिससे हम जो लोग होते हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वोटिंग के
थ्रू। अगर आपको वोटिंग करनी है तो आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक वोटर होना चाहिए, तभी आप वोट कर सकते हो। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका नाम नहीं है तो फिर आप वहां जाके वोट तो जाहिर सी बात है वो नहीं कर सकते हो। ठीक है जी। अब बात करूं अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी ही क्या होता है जिसका बार बार जिक्र कर रही हूँ, तो मैंने बोला भैया कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ऐसा एरिया होता है जिसमें की जो सारे के सारे जो वोटर्स होते हैं, जहां से मतलब जो वोटर होते हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को वो जो है इलेक्ट करते हैं। और जब भी हमें पता है लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो हमारी कंट्री 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होती है, जिसमें से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक एक मेंबर चुनकर निकला हुआ आएगा, और फिर जो है उन लोगों वो सब जो लोग होंगे बन जाएंगे एमपी। अगर बात करूं स्टेट असेंबली के इलेक्शन की, तब भी हम स्टेट को भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन निकल कर आएगा, वो होता है आपका एमएलए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, बेसिक कंडीशंस क्या होते हैं वोट करने की। तो कई बार अभी हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं उसको ऑलरेडी कि आखिर वोट करने की बेसिक कंडीशन क्या है, कि आपको 18 साल का होना चाहिए, ना तो आपके ऊपर कोई क्राइम हो, यानी कि ना तो आप क्रिमिनल हो, ना ही आप अनसाउंड माइंड हो, आपका दिमागी संतुलन जो है वो ठीक होना चाहिए, आप पागल नहीं होने चाहिए। ऐसा बेसिकली ये वर्ड ही होता है पागल। ठीक है, अनसाउंड माइंड का मतलब होता है दिमागी हालत ठीक ना होना। और प्लस आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक वोटर होने चाहिए। जब हमने इस चैप्टर की बात करी थी मैंने तभी आपको बताया था कि जब वोटिंग होने वाली होती है ना, तो हमारे घरों में ना कुछ छोटी छोटी पर्चियां आती है। एक बार पहले आती है बड़ी वाली, उसको हटाओ, बिल्कुल वोटिंग वाले दिन या उससे एक दो दिन पहले एक छोटी बिल्कुल छोटी सी पर्चियां आती है। उसमें अगर आपका वो आपको बताता है कि हाँ जी ये आप यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस एरिया में आप वोटर हो, तो आप वोट कर सकते हो इस जगह से। अगर वो नहीं आई है आपकी और अगर आप वहां वोट करने गए हो तब भी आपको नहीं मिली है वो पर्ची, दैट मीन्स आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस एरिया में अभी वोटर की लिस्ट में नहीं आए हो, तो आप वोटिंग नहीं कर सकते हो। समझे? तो वो चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ हैज द इलेक्शन कमीशन मेड वोटिंग मोर एसेसिबल। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब हमने वन शॉट किया था तब मैंने बताया था कि अभी 2024 में गवर्नमेंट होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जहां पे उन्होंने कि जो बिल्कुल बुजुर्ग लोग हैं जो चल नहीं सकते, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के घर जाकर वहां पे उनसे वोट दिलवाना, ये एक काफी अच्छा काम किया गया, ताकि आराम से जो लोग हैं वो सबके सब वोट कर सके। यानी कि उनको एक्सेसिबल बनाया गया कि सब जो है वोटिंग तक पहुंच सके। अगर वोटिंग उन तक नहीं पहुंच पा अगर वो वोटिंग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वोटिंग उन तक चलकर आ जाएगी, ये चीज थी। तो हमने वही कहा था कि 2024 में जो बूढ़े लोग हैं जो थोड़े डिसेबल हैं, नहीं चल सकते या प्रॉब्लम है कोई, तो वो घर से वोट डाल सकते हैं रिमोट लोकेशन से अपने घर बैठे बैठे। प्लस जो लोग देख नहीं सकते हैं उन लोगों के लिए ब्रेल अनेबल्ड, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, ब्रेली वाले जो है उनके लिए वोटर के कास्ट यहाँ पर कार्ड जो है वो छपवाए गए थे। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डू इलेक्शंस इन इंडिया रिक्वायर स्पेशल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या आखिर इंडिया में इलेक्शन करवाना इतनी चटाई वाली बात क्यों है, उसके लिए हमें इतनी प्लानिंग की, इतनी प्लॉटिंग की, इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखो भैया इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है। अब देखो यहाँ से आप क्या 2 एमसीक्यू बन सकते हैं बनाना चाहो तो आप, कि जो हमारे इंडिया की वोटर की पॉपुलेशन है वो यूके की पॉपुलेशन के कितना ज्यादा है, तो 15 गुना ज्यादा है यूके की वोटिंग पॉपुलेशन के। यानी कि हमारे यहाँ के जो लोग वोट करते हैं अगर वो इतने हैं, तो यूके के जो वोटिंग लोग हैं वो इसका मतलब बेसिकली इससे 15 गुना कम है। हमारे जो है 15 गुना ज्यादा लोग वोट करते हैं हमारे यहाँ पे उनके यहाँ की वोटिंग पॉपुलेशन से। अच्छा अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया जो है वो कितना बड़ा है फ्रांस है, तो 6 गुना बड़ा है इंडिया फ्रांस से। क्या पता है क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, तो आप जरा इसको भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, कहते हैं ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी, मतलब बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि लोग बाग वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं जहां पे वोट हो रहा होता है, तो इसलिए काफी हम बहुत तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना होता है ताकि हर एक इंसान जो है वो वोट कर सके, कोई भी अपने वोटिंग के अधिकार से वंचित ना रह जाए बेसिकली। आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज वीवीपैट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। आखिर वीवीपैट क्या होता है और आखिर ये जरूरी क्यों है। अभी आगे मैंने आपको 2-3 चीजों में एक आधा में डिफरेंस भी दिखा रखा है, वो भी मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, बट अभी आपके लिए जानना है कि आखिर वीवीपैट क्या होता है और ये जरूरी क्यों है। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इट स्टैंड्स फॉर दिस। अब इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग वोट करने के लिए जाते हैं, हमने ईवीएम पे वोट करा, हमने टक्कर दिया, ईवीएम इज व्हाट,
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कि पहले जो वोटिंग होती थी वो बैलॉट पेपर पे होती थी, एक पेपर होता था उस पर वोटिंग आपने टिक कर दिया किसके नाम के आगे, आपका वोटिंग हो गया। बट उससे क्या हो रहा है, काफी फ्रॉड हो रहे थे। अगर बूथ कैप्चरिंग हुई है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे आ गए हैं घुस के अंदर, तो फटाफट से टिक करेंगे वो सारे पेजेस पे और उनके पास जो है वोट ज्यादा हो जाएंगे। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आए थे हमारे पास ईवीएम, जो कि ना तो हैक हो सकते हैं और ना ही उनमें एक साथ बहुत सारे वोट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो वो अच्छी बात हुई। अब उसी ईवीएम पे जब हम लोग वोट पे हमने मान लो ऐसे करा ना, वो बटन सा होता है उसको दबाया हमने, वो वोट उसमें रजिस्टर हो गया। पर अब ये कई भाई मशीन है, क्या पता कोई प्रॉब्लम हो, क्या पता कुछ भी हो जाए। उससे बचने के लिए, उस चीज को ठीक करने के लिए बिल्कुल ईवीएम के साइड में ना एक वो लगी होती है वीवीपैट की मशीन। मैं पिक्चर लगाना भूल गया आप लोगों के लिए, मतलब देख लो मेरा लेवल। एक सेकंड रुको, मैं जरा देख लूं एक बार इसमें कहाँ पे, तो आप लोगों को ना मैं दिखा दूंगी कौन से पेज पे है वो। बेसिकली आने ही वाला है, इसी के बाद था वो एक उसमें इतना नीचे तो नहीं होना चाहिए बाकी। एक सेकेंड, शॉर्ट ये रहा। देखो ये आपका हुआ ईवीएम की मशीन। यहाँ पे देखो इस तरीके से वीवीपैट होता है। अब इसमें क्या होगा, जिसको भी आपने वोट करा है ना, यहाँ पे देखो आपको एक स्लिप दिख रही है कि यहाँ पे इस तरीके से एक स्लिप निकल के आ जाएगी, यहाँ पे वो अंदर दिख जाएगी, आपको शो हो जाएगी। ये स्लिप ना आपको 7 सेकंड के लिए, 7 सेकंड के लिए दिखती है और आपको इस पर दिख जाएगा कि आपने किस पॉलिटिकल पार्टी के किस पर्सन को आपने जो है वोट करा है। तो यानी कि जिस पे आपने बटन दबाया था क्या वही वोट हुआ है, किसी और को तो वोट नहीं चला गया, बिकॉज वो मशीन है। तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। इसको वेरीफाई करने के लिए बेसिकली आपकी ये मशीन आई थी। और इसमें क्या क्या होता है, कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, आप उसको चेक कर सकते हो। हल्का सा यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा होता है कि हाँ कौन से नंबर पे था वो पॉलिटिकल पार्टी का, और यहाँ पे पार्टी का सिंबल होता है या इंडिविजुअल को कोई सिंबल वगैरह है, बेसिकली पार्टी का सिंबल। तो पार्टी का सिंबल यहाँ पे होगा कि पार्टी का सिंबल क्या है, कि कमल है, झाड़ू है, जो भी है, और यहाँ पे उस कैंडिडेट का नाम होगा जिसको आपने वोट करा है। ठीक है जी, ये आपका डिफरेंस होता है। मतलब बेसिकली वीवीपैट पे ये चीजें यहाँ पर लिखी होती है। कहते हैं किसके इलेक्शन जो है ईसीआई कंडक्ट कराती है। तो हमने कहा भैया ईसीआई किसके इलेक्शन कंडक्ट करा दी है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है वो हमारे प्रेसिडेंट के। प्लीज रिमेंबर दीज 5 बॉडीज। किसके, ये 5 बॉडीज, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। इन पांचों के नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो भी यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं वो कौन कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाती है। लेकिन जो लोकल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, इसके इलेक्शन कौन कराती है, आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन करवाते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो यहां से भी आपका एमसीक्यू बन सकता है, जैसे ऊपर मैंने बताया था ना, आप लोग एमसीक्यू था इसका वैसे ऑलरेडी, कि जो ये आपके लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं वो कौन कंडक्ट कराती है, या अगर पूछा जाए कि पंचायत म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन कौन कराता है, तो वो कराती है आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है जी, ओके। अब देखो यहां से आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू भी देकर कि आखिर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एससी एसटी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है। यहाँ पे एससी भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। एससी के लिए मैंने इसलिए लिख दिया था, अच्छा देखो यहाँ पे एसटी है, देखो आप एससी का एक बार जरा याद रखना, 84 सीट्स। बेसिकली देखो कितनी सीट्स है हमारे पास लोकसभा में, 543 सीट्स है लोकसभा में। लोकसभा क्या है, लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, जिसमें हम अपने मेंबर्स को खुद ही इलेक्ट करते हैं। उन सबको हम बोलते हैं एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसमें से जो आपका लोकसभा हुआ, मतलब ये वाला, इसमें एससी के लिए यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और एसटी के लिए कुछ मेंबर्स की सीट जो है वो रिजर्व्ड है, कि उस पे जो कैंडिडेट आएगा वो एससी का ही आएगा, ऐसे करके कि इतने कैंडिडेट तो एससी के होंगे ही होंगे। इतने कैंडिडेट जो आपके 47 है बेसिकली ये, कि इतने कैंडिडेट तो एसटी के होंगे ही होंगे। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी 84 कैंडिडेट जो है वो एससी के लिए रिजर्व्ड है, और जो सीट्स है वो 47 सीट्स जो है वो आपकी एसटी के लिए रिजर्व्ड है। क्लियर हुआ आपको ये वाला पॉइंट। अच्छा जी, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे अपना, व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हालांकि बताया था मैंने अभी एमसीक्यू कराते हुए कि एमसीसी का मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में, कि जब भी इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी कैंडिडेट के लिए कुछ रूल्स का होना, कुछ बेसिकली कुछ ऑर्डर्स का होना बहुत जरूरी है, कि वो कैंपेनिंग करते हुए ये पूरे ही इलेक्शंस के टाइम पे कुछ चीजों को फॉलो करे। बेसिकली ये इंश्योर करने के लिए कि इलेक्शन बिल्कुल सही तरीके से हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत, कोई जोर जबरदस्ती काइंड ऑफ नहीं हो रही। तो वो जिन रूल्स को उनको फॉलो करना होता है, उनका पालन करना होता है उनको, उन रूल्स को बेसिकली हम बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या बोलते हैं, एमसीसी, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्लियर हुई आपको ये वाली बात। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, आखिर हमने ऊपर पढ़ा था अभी कि इलेक्शंस को हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, ना कि फेस्टिवल ऑफ इलेक्शंस।
तो ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग, ये क्यों करते हैं भाई? देखो जाहिर सी बात है, अगर आप डेमोक्रेसी बोल रहे हो यानी कि आपके पास बेसिकली इलेक्ट करने की किसी को, या आपके पास डिसीजन लेने का अधिकार है, तो आप जब आप इलेक्शंस कर रहे हो तो आप यानी कि अपना डिसीजन आप ले रहे हो, और प्लस आप किसी ऐसे पर्सन को इलेक्ट कर रहे हो जो आपको लगता है कि आपके बिहाफ पे सही डिसीजन लेगा। तो आपने क्या करा, आपने डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करा। इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्शन जो होते हैं वो डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होते हैं। कहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के क्या रोल होते हैं बेसिकली, अभी हम लोग पर बात कर चुके हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये मत सोचना मैम आपने पहले यहाँ पे इलेक्शन कमीशन किया वो तो बताया नहीं कि उसका रोल क्या होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चंस में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग रूप में। हमने कहा भैया स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकल बॉडीज जो होती है, पंचायत म्युनिसिपैलिटीज, उसके इलेक्शन कराता है। इवन कई बार क्या वो इनसे कंसल्ट करता है, ईसीआई से कंसल्ट करके उनके रूल्स को मतलब मानते हुए उसके अंदर चलते हुए तब जो है यूजुअली वो काम करता है। अच्छा, एक वर्ड आप आगे पढ़ोगे अभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह के केस में, इलेक्टोरल कॉलेज। तो आखिर उनका इलेक्टोरल कॉलेज ये है, उनका इलेक्टोरल कॉलेज ये है, तो कॉलेज का मतलब यहाँ पे ये नहीं हुआ कि वो कहाँ से पढ़कर आए हैं। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं तो कौन कौन उसमें इलेक्ट कर रहा है, मतलब बेसिकली कौन कौन उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको इलेक्ट कराने में पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहे हैं, वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज। फॉर सपोज अगर मैं पूछूं लोकसभा के जो एमपीज होते हैं उनका इलेक्टोरल कॉलेज क्यों कौन है, कि इसको कौन कौन इलेक्ट कर रहा है, तो कौन करते हैं इसको, पीपल। तो इसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या हुआ, पीपल ऑफ इंडिया, जो अडल्ट हैं बेसिकली वो सब हुआ इसका इलेक्टोरल कॉलेज। तो यानी कि कौन उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वोट कर रहा है, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, तो कौन उनको इलेक्ट कर रहा है इज अबाउट द इलेक्टोरल कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं व्हाई इज इट दैट द इलेक्टेड एमपी और एमएलए वोट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हालांकि ये चीज मैंने नोट्स में भी डाल रखी थी, एक आधा क्वेश्चन इसमें ऐसे है कि सिर्फ जो इलेक्टेड एमपी और एमएलए होते हैं प्रेसिडेंट के उसमें वही इलेक्टोरल कॉलेज क्यों होते हैं, यानी कि जो नॉमिनेटेड होते हैं वो क्यों नहीं है। क्योंकि प्रेसिडेंट इज बेसिकली अ बॉडी जो कि देश के नॉमिनल बॉडी है, ऑफिशियल बॉडी, ऑफिशियल नाम है, जस्ट एक कोई आज सच काम तो है नहीं, हमने पढ़ा हुआ है प्रेसिडेंट का। उसमें एमएलए का होना बहुत जरूरी है बिकॉज स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होना, स्टेट को भी मानना, स्टेट की सुनना बेसिकली बहुत जरूरी है। तो एक वो चीज यहाँ पर हुई। प्लस नॉमिनेटेड इसलिए नहीं है बिकॉज उनको नॉमिनेट ही प्रेसिडेंट ने कराया ना कहीं हद तक, अगर वो प्रीवियस प्रेसिडेंट ने कराया तो क्या पता वो किसी और पार्टी के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करे या ना करे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना बायसनेस आ जाएगी, इस वजह से ये चीज है। अब देखो आगे हालांकि क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का क्या है, कि प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, आखिर प्रेसिडेंट को कौन कौन इलेक्ट करते हैं। तो जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं तो जो भी आपके लोकसभा के राज्यसभा के दोनों में से किसी के, अभी मैंने बोला एमपी होते हैं और जो इलेक्टेड होते हैं, तो दोनों के लोकसभा राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड एमपी है ना, जिनका इलेक्शन हुआ है, तो ये 543 ये एक तरीके से ये लगाओ, और 233 ये राज्यसभा के, ये जो है इलेक्टेड होते हैं, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि ये इलेक्टोरल कॉलेज होंगे प्रेसिडेंट का। प्लस ये तो वोट करेंगे ही करेंगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट कराने में, प्लस सारे ही स्टेट्स और 2 यूटी दिल्ली और पुडुचेरी, इन दोनों के जो एमएलए बोल रही हूँ, एमएलए हैं लेकिन जो इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं यहाँ पर भी, तो नॉमिनेटेड पर्सन जो होगा वो तो यहाँ पे इलेक्शन करता ही नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। एमपी जो होंगे दोनों ही हाउसेस के वो भी इलेक्टेड, और सारे ही स्टेट्स के जो भी एमएलए हैं इलेक्टेड, प्लस 2 यूटीज दिल्ली पुडुचेरी, इनके जो इलेक्टेड एमएलए हैं ये सब मिलकर जो है प्रेसिडेंट को बेसिकली वोट करते हैं कि आखिर कौन बनना चाहिए, ये इसके इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं। अब अगर सेम अगर बात करूं वाइस प्रेसिडेंट की, भैया वाइस प्रेसिडेंट जो है ना स्टेट को घुसाता ही नहीं है, वो कहता है मेरा स्टेट का क्या काम है। प्रेसिडेंट को तो पूरे ही कंट्री का हेड बनना है ना, बेसिकली फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो उनके ऊपर तो स्टेट का भी वो होना चाहिए कि हाँ जी स्टेट जो लोग हैं वो भी उनसे राजी हो। मेरा ऐसा सच नहीं है बिकॉज कहीं ना कहीं जो वाइस प्रेसिडेंट होता है आपको पता है इनका मेन काम क्या होता है, राज्यसभा का चेयरमैन बनना, तो उसके लिए स्टेट्स का वो होना सच नीड नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, लेकिन दोनों ही मेंबर जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के जो भी यहाँ पर लोग होते हैं, मतलब प्रॉपर 543 ये और अलग से 245 वो, तो यहाँ पे जो 12 नॉमिनेटेड थे वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ये सब जो लोग हैं वो मिलकर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। ये आपको समझ में आया, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं।
लास्ट देखो हम लोग आएंगे आप लोगों के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। ओके जी, यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, व्हाई वाज रिड्यूसिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 इन 1988 कंसिडर्ड अ गुड मूव। आखिर ये आपका बेसिकली बुक में भी क्वेश्चन था जहां पर ये बात बता रखी थी, वहीं पे नीचे एक क्वेश्चन पूछ रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन करा कि 1988 में जो ये हमारी एज कम हुई वोट करने की, 21 से 18 हुई, इसके क्या फायदे हुए या फिर क्यों माना गया कि हाँ जी अच्छी चीज है। तो कहीं ना कहीं हमें यूथ का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाना है। 21 साल का पर्सन ज्यादा बड़ा होगा या 18 का पर्सन ज्यादा बड़ा होगा? जाहिर सी बात है 21 का बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें यूथ का बढ़ाना है ना, तो जो बच्चा अभी छोटा है लेकिन हमें लगता है कि उसमें इस टाइम तक, बिकॉज देखो इस टाइम पे वही वाली बात है, सोशल मीडिया का जमाना है, हालांकि ये चीज तो 1988 की है, उस टाइम पर ही कर दिया गया था कि उनको यही था कि भाई यूथ है वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उनकी भी एस्पिरेशन पे काम होना चाहिए, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, वो भी आराम से काम कर सके, बेसिकली डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट कर सके, इलेक्शन से पार्टिसिपेट कर सके, ताकि जो हमारा इलेक्शन का सिस्टम है वो ज्यादा इंक्लूसिव हो सके। इंक्लूसिव का मतलब उसमें सब जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हो सके, ये बहुत जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कॉल्ड द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो कहते हैं कॉर्नर स्टोन का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कॉर्नर स्टोन का मतलब साइड का पत्थर नहीं होता, बल्कि बैकबोन होता है, कि जो बिल्कुल मेन चीज है डेमोक्रेसी की, वो हम ये क्यों बोलते हैं कि हाँ जी वो आपका इलेक्शंस है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है। क्योंकि देखो भाई जाहिर सी बात है, जब हम ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, तो जहां पे लोगों को बोलने का, अपनी बात सुनने का, डिसीजन लेने का अधिकार है, और आप उनको इलेक्शन का अधिकार मत दो, तो ये कौन सा ही दिमाग हुआ या कौन सा ही ये सेंस निकला ना। तो आप उनको इक्वल वोटिंग राइट दो, तभी तो आप कहोगे ना हाँ जो डेमोक्रेसी सही तरीके से काम कर रही है। जब तक आप उनको वो नहीं दे रहे हो तब तक कैसे पता, ठीक है ना। अच्छा थर्ड क्वेश्चन देखो, कहते हैं ये हालांकि नोट्स में भी था, तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज तो जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है? क्योंकि हर एक इंसान जो है बराबर है कानून की नजर में, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा हर एक पर्सन की जो वॉइस है, जो आवाज है वो मैटर करती है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो है इलेक्टेड होने, जो इलेक्टेड है बेसिकली वो आंसरेबल हो, यानी कि जवाबदेही हो, लोगों को वो जवाब भी दे। ये चीज मैंने ऑलरेडी इसमें मेंशन कर रखी थी आपके नोट्स वाले पार्ट। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने उसी का एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पे डाल दिया था कि आपको आई होप याद होगा कि इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है, ना कि हमने वैसे चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हुआ है इसको, ना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहाँ पे पार्लियामेंट सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे पीएम की ज्यादा चलती है, वही मेन होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट की ज्यादा चलती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे जरूरी है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि आखिर सीक्रेट बैलट ही क्या होता है? व्हाट इज सीक्रेट बैलट? इसका मतलब होता है कि जब आप लोग वोट करो ना, तो किसी को पता ना चले कि आपने किसको वोट करा है। जब आप वोट करने जा रहे हो, आपने जब वोट डाला, आपने देखा जब भी आप पूछना किसी से भी कि जब भी वोटिंग के लिए जाते हैं ना, ऐसे है कि ना आगे हमारा आगे डब्बा लगा रखा हो जाता है कि किसी और को ना पता चले कि हम किसको वोट कर रहे हैं। इसके क्या फायदे होते हैं कि आपके ऊपर पहली बात तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर नहीं बना पाएगी कि आपने किसको वोट करा, आप बताओ आपने किसको वोट करा, आप यहाँ पे बता दो कि भाई मैंने तो आपको करा, चाहे आपने करा बीजेपी को, अगर आपका मेंबर आगे खड़ा है तो आपको वो धमकी नहीं दे पाएगी उस चीज की, क्योंकि उनको पता ही नहीं हमने किसको वोट करा है। प्लस आपकी प्राइवेसी रहेगी यहाँ पे, भी जाहिर सी बात है आराम से आप वोट कर सकते हो, बिकॉज आपको पता ही है मेरे को जिसका करना है, जिसको वोट करना है मैं उसको करूंगा, तो आप किसी को फोर्स नहीं करोगे। फेयर तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनको पता ही नहीं है कि मैंने किसको वोट करा है, और अगर उनको लग रहा है कि भैया ये, अगर फॉर सपोज वो आपका मेंबर है और उसको पता लग गया कि आपने बीजेपी को वोट करा है, तो आपको वो सुनाएगा या कुछ थ्रेट देगा या कुछ ना कुछ बोलेगा, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस पर्सन को पता ही नहीं है कि आप यहाँ हमने किसको वोट करा है, तो वो चीज बहुत इसलिए जरूरी हो जाती है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आ रहा है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन पूछ रहे कि आखिर वीवीपैट में और जो बैलेट पेपर हुआ करता था पहले के समय में जिससे इलेक्शन होते थे, उसमें क्या डिफरेंस था? बेसिकली एक मैंने आपको पहले आपको ईवीएम में और बैलेट पेपर में भी डिफरेंस समझा रखा था, वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। अच्छा देखो जाहिर सी बात है वीवीपैट जो ईवीएम के साथ इस्तेमाल होता है, एक प्रिंटेड स्लिप 7 सेकंड के लिए हमको वो शो करने के लिए, लेकिन जो बैलेट पेपर है वो भैया पुराने टाइम चलता आ रहा है, तो पेपर का इस्तेमाल पेड़ काट कर जो है वो बनता था। क्या दिखाता है ये? 7 सेकंड के लिए एक स्लिप आती है बेसिकली, जिसमें कैंडिडेट का नाम लिखा होता है और यहाँ पे उसका सिंबल लिखा होता है उसकी पार्टी का कि क्या सिंबल है, तो ये यहाँ पर होता है। लेकिन बैलेट पेपर पे क्या होता है? कैंडिडेट की लिस्ट होती है सिंबल के साथ, जहां पे आप एक चॉइस, जो भी आपके कैंडिडेट का लिस्ट है पूरा कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हैं और उनका भी यहाँ पर सिंबल होता है, तो बहुत सारे होते हैं, इसमें आपने जिसको इलेक्ट करा है वही वाला आता है।
ये 7 सेकंड के लिए आता है, इसमें कोई भी इंस्टेंट वेरिफिकेशन नहीं होती है। जब बैलेट बॉक्स खुलेगा तब एक साथ सबको सब काउंट हो जाएगा। ये बहुत जल्दी हो जाता है फटाफट से, इसमें थोड़ा टाइम लगता है और इसमें इनवैलिड वोट्स के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं। आपको बूथ कैप्चरिंग का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, आपके राइट द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को नोट्स के दौरान ही बता रखा था कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। पहली बात तो इलेक्शन डेट्स को सेट करना कि आखिर कब इलेक्शन होने हैं, कब वोटिंग होनी है, कब काउंटिंग होनी है। फिर क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करना और उनको सिंबल प्रोवाइड करना, उनको सिंबल अलॉट करना। क्या आपका नाम आ गया पॉलिटिकल पार्टी का, अच्छा ठीक है आप रजिस्टर हो चुके हो और आपका सिंबल ये वाला है, तो उनको वो दे दिया, वोट बता दिया कि हाँ जी वोटिंग कब होने वाली है, वोट्स की काउंटिंग कब होने वाली है, सब डेट्स को अनाउंस कर दिया। फिर इलेक्शन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उस पर देख रेख करना, उसको ओवरसी करना, इलेक्शन सही हो रहा है नहीं हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ये सब चीज देखना। प्लस मैंने बोला कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स कराना। जब अभी हमने ऊपर बात करी थी कि एमसीसी यहाँ पर आता है, जिसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर उसके कैंडिडेट्स को कुछ रूल्स या लॉस फॉलो करने होते हैं अपने इलेक्शंस के दौरान, वो लिखे होते हैं। तो वो भी कौन लेके आता है, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही लेकर आती है। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं एक्सप्लेन करो हाउ इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन आखिर होते किस तरीके से हैं। वैसे मुझे ना इतना इसको कराने का इस क्वेश्चन का वो नहीं है, बिकॉज मैंने आप लोगों को बहुत बार समझा चुकी हूँ अब तक भी कि आखिर कैसे इलेक्शन हुए थे। देखो हमने बोला भैया जो इंडिया है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इलेक्शन को फॉलो करते हैं, जहां पे क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका जो है वो मेन रोल रहता है उसके अंदर। और ये 3 लेवल पे होते हैं, हमने देखा हुआ है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। नेशनल लेवल पे यानी कि यूनियन के लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं उससे उसमें जो मेंबर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं एमपी, जो इलेक्शन होके आते हैं। स्टेट पे जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एमएलए, और जो हमारे लोकल लेवल पर होते हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के, उन्हें हम वैसे बोलते हैं आपका काउंसिलर्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम, काउंसिलर्स बोलते हैं। लोकसभा के इलेक्शंस के लिए हमने बोला क्योंकि ये पूरी कंट्री के हो रहे हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं, तो हम अपने इंडिया को, अपनी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं। और मैंने समझाया था अभी आपको कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिस पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा होना होता है वो अपना एक एक कैंडिडेट जो है वहां से वो खड़ा करती है। अब वोटिंग यहाँ पर होगी और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि 50% से ज्यादा हो, उससे कम होंगे तब भी चलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा वोट्स, मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी को मिले 45% वोट्स, पूरी पॉपुलेशन के एक को मिले 35% वोट्स, अभी कितने बचते हैं 7 4 3 8, एक को मिले मान लो आपके 20% वोट। अब सबसे ज्यादा वोट इसको मिले हैं 45%, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी होगी इसका जो कैंडिडेट होगा वो पर्सन आपका बन जाएगा लोकसभा का एमपी। कौन बन जाएगा, एमपी। आप समझ में, अगर यही चीज आपके स्टेट में हो रही होती है जब भी, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मैंने बोला था ये फॉलो होता है, और स्टेट में जो बनता है पर्सन वो बन जाता है आपका एमएलए। ये आपको समझ में आ गया था। अब जो भी मैंने कहा था कि जो भी एमपी होते हैं इन सबका जो भी लीडर होता है वो आपका बन जाता है पीएम, और जो भी एमएलए होते हैं स्टेट लेवल के, इन सबका जो बेसिकली जिस पॉलिटिकल पार्टी जो जीती है ना, इसका जो लीडर होगा, भाई जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने तो कोई ना कोई तो लीडर होगा ना पॉलिटिकल पार्टी का, तो जो भी लीडर होगा वो इसका बन जाएगा यहाँ पर सीएम। स्टेट का क्या होता है सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, और कंट्री का क्या होते हैं पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। अब देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आपको एक्सप्लेन करना है राज्यसभा के मेंबर जो है वो जो इलेक्टेड होते हैं, और राज्यसभा के को हम एक परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं। अब देखो यहाँ से आप लोगों के कुछ एमसीक्यू भी बन सकते हैं कि आखिर राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है, कितने मेंबर्स जो है इलेक्टेड होते हैं राज्यसभा में वो आपसे पूछ सकते हैं, कितने मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं वो पूछ सकते हैं, और नॉमिनेट कौन करता है ये पूछ सकते हैं। राज्यसभा का जो इलेक्शन है, जैसे हमने देखा था कि लोकसभा का इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, ये जो इलेक्शन होता है बेसिकली ये राज्यसभा का लोकसभा का, ठीक है। इनके जो इलेक्शंस होते हैं वो हमने बोला था अभी एफपीटीपी के सिस्टम से होते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले वो जो आपकी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन क्या आपके जो राज्यसभा के, आपके प्रेसिडेंट के, आपके वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं ना, ये आपके होते हैं इस सिस्टम से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
ठीक है, वो इसका होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी जिसे हम बोलते हैं। फिर आपसे ये पूछेंगे कि आखिर राज्यसभा को कौन सा हाउस बोलते हैं, परमानेंट हाउस बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं परमानेंट हाउस, यहाँ पे ये पूछ सकते हैं। मेंबर्स का यहाँ का टर्म कितना होता है, कितने टाइम तक के लिए होते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। जिस तरीके से लोकसभा के या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स या जो खुद जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका टर्म भी मात्र 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म 6 साल का होता है। कहते हैं कितने मेंबर्स होते हैं जो 2 साल बाद रिटायर होते हैं, ये सारे के सारे जो यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं। बताओ मैंने यहाँ पे लिख दिया ये बेनिफिट रहा, या मैं इसके 5 अलग अलग एमसीक्यू बना देती कि वो देखने में बाकी वीडियोस की तरह आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगते। तो ज्यादा क्वेश्चन बनाना मेरा मोटिव नहीं है, ज्यादा आपको पढ़ाना, ज्यादा आपको समझाना मेरा मोटिव है। ठीक है, अब देखो आपसे पूछते हैं आखिर राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होता है और आखिर वो परमानेंट हाउस होता क्यों है। अब अगर हम क्वेश्चन को समझे, भाई देखो राज्यसभा के आपके 245 मेंबर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया। अच्छा, अब हमने बोला कि आखिर इसके मेंबर्स जो है वो इलेक्ट होते कैसे, तो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था ऑलरेडी कि जो एमएलए होते हैं हर एक स्टेट के, जिनका इलेक्शन हम लोग करते हैं हर एक स्टेट से, वो एमएलए जो होते हैं बाद में वो राज्य हर एक स्टेट का, फॉर सपोज दिल्ली के मान लो, तो बहुत एग्जांपल देती हूँ। दिल्ली में जब भी इलेक्शंस होते हैं ना, तो हमारी दिल्ली को छोटे छोटे सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटते हैं जब भी एमएलए के यानी कि इलेक्शंस होने होते हैं। तो उसमें हमारी दिल्ली को 70 एरियाज में यानी कि 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं, उसमें बांटते हैं। अच्छा, अब यानी कि अगर 70 एरिया में बांटा है तो हर एक एरिया से एक एक पर्सन निकल कर आएगा, हर एक एरिया से एक ही मेंबर होगा जो जीत पाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने के लिए, चाहे खड़े कितने हो जाए, लेकिन जिसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा वोट मिलेंगे वही पर्सन जीत पाएगा। तो यहाँ पे यानी कि हमारे दिल्ली में 70 एमएलए होते हैं, 70 सीट से एमएलए के 70 एमएलए हुए। अब इन 70 एमएलए को जब राज्यसभा में अपने मेंबर्स को भेजना है फॉर एग्जांपल, तो वो अपने यहाँ से 3 मेंबर्स को, 4 मेंबर्स को यानी कि एमएलए में से इलेक्ट करेंगी नहीं। एमएलए के पास कुछ लिस्ट होती है चूज करने के लिए कि भाई कौन किसको आप चाहते हो इलेक्ट करना है एक्सेट्रा, तो वो उनको यहाँ पर जो वोट करेंगी एमएलए सारे के सारे मिलकर। तो ये 70 एमएलए 4 से 5 जो भी यहाँ पर राज्यसभा में एमपीज बैठते हैं दिल्ली के, उनको इलेक्ट करेगी। आप समझे इस बात को, तो यानी कि हर एक जो एमएलए होते हैं जिसका इलेक्शन जो है हम लोगों ने डायरेक्टली करा है, वो इनडायरेक्टली आपके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो आपको समझना नहीं है सिस्टम का नाम क्या मतलब होता है, आपको बिल्कुल आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो आपको मैं क्यों समझाने में टाइम वेस्ट करूं, तो वो आपको नहीं समझना है। हल्का बहुत था तो आपको मैंने वो जो डिटेल वाली वीडियो पढ़ाई थी वहां मैंने आप लोगों को हल्का बहुत समझा रखा था, जितना आपके सिलेबस में भी नहीं था वैसे, तो उसमें समझा दिया था। अच्छा, तो वो यहाँ पर जो उनका इलेक्शन तो भैया इस तरीके से हो गया। ठीक है भैया, इसको हम परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं, बिकॉज देखो लोकसभा का जो हाउस है वो हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाएगा, जाहिर सी बात है, टेन्योर खत्म हुआ 5 साल का, दोबारा इलेक्शन होंगे, इतने में डिसॉल्व हो जाएगा हाउस। ठीक है जी, खत्म हो गया उनका टेन्योर, दोबारा करो इलेक्शन। लेकिन राज्यसभा हमेशा जो है खुला रहता है, मतलब राज्यसभा बेसिकली कभी भी बंद नहीं होता है, कभी डिसॉल्व नहीं होता है। ये नहीं कह रही कि कभी बंद नहीं होता, मतलब कभी डिसॉल्व नहीं होता, वो उसका टेन्योर जो है हमेशा चलता रहता है, और हर एक मेंबर का 6 साल का टेन्योर रहता है, पहले आप ये समझो। अब क्या होता है भैया कि हर 6 साल बाद जो 1/3 मेंबर्स होते हैं ना वो निकल जाएंगे। जैसे मान लो हमने बोला था कि 245 मेंबर्स थे, तो अगर 1/3 निकालोगे तो इसका अराउंड 81 समथिंग मेंबर्स होंगे, 81 82 इतने मेंबर्स हर 2 महीने बाद, हर 2 साल बाद जो है वो निकल जाएंगे। और फिर 2 साल बाद, मतलब जैसे मान लो आज क्या बोल रही हूँ मैं, मान लो आज जो है 2025 चल रहा है, ठीक है, अब इस टाइम पे हमने इलेक्ट कर रहे हैं हमारे 245 मेंबर्स। ठीक है, अब इसका जो स्टार्टिंग में था ना वो अलग चीज थी, आपको वो ये समझना है कि 1951 से कैसा कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन मान लो आज इलेक्शन हुए, एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट, यहाँ पे 245 जो मेंबर्स आ गए, 2 साल बाद यानी कि 2027 में इसमें से जो मेंबर्स पुराने होंगे ना, जो पहले के होंगे, तो मैंने बोला कि पहले का चलता आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो मान लो इस टाइम पे इतने मेंबर्स हैं, तो इसमें से 2 साल बाद 81 मेंबर्स निकल जाएंगे, उनका नया इलेक्शन होगा, फिर वो लोग कुछ टाइम तक रहेंगे और जो पुराने मेंबर्स और बचे होंगे वो निकल जाएंगे बाकी के 2 साल बाद। इस तरीके से यहाँ पे हर मेंबर का टेन्योर 6 साल रहता है, लेकिन ये हाउस कभी बंद नहीं होता, कभी डिसॉल्व नहीं होता, बिकॉज हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स जो है वो हटते रहते हैं, नए मेंबर्स आते रहते हैं, और फिर जो पुराने बचते हैं उनको फिर निकाल देते हैं 2 साल बाद, और पुराने को फिर निकाल देंगे, फिर जो इलेक्शन अभी हुआ था उसमें से निकालेंगे। इस तरीके से जो है वो टेन्योर इनका चलता रहता है, और कॉन्टिन्यूटी स्टेबिलिटी जो है पार्लियामेंट में उससे वो बनी रहती है।
ये जो दो क्वेश्चन थे आप लोगों के, ये मैंने नोट्स में डाल रखे थे कि आखिर इलेक्शंस होने में चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, इलेक्शन होने में क्या चैलेंज रहता है। पैसों का यहाँ पर रहता है कि जो भी बहुत ऐसे लोग हैं जो वेल्दी कैंडिडेट्स हैं, बहुत पैसा है उनके पास, वो बहुत अच्छा खासा अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत महंगे महंगे करोड़ों करोड़ों रुपए जो है कैंपेनिंग करने में खर्च कर देते हैं, हालांकि उसके बाद भी कोई खास फायदा नहीं होता है। कुछ क्रिमिनल कैंडिडेट्स होते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, लेकिन बिकॉज उनके पास मसल पावर होती है, कुछ भी यहाँ पर चीजें रहती है ना, पैसा खिलाकर या कुछ भी, तो वो भी जो है इस प्रोसेस का पार्ट बन जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है आज के टाइम पे, बिकॉज जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो हमें ना बहुत अच्छी चॉइस ऑफर नहीं करती है। आजकल हर एक पॉलिटिकल पार्टी का सेम सा एजेंडा बन गया है, या तो कोई चीज फ्री कर देंगे, थोड़ी सी यूनिट फ्री कर दी, वो बिजली कम कर दी, एक आध सामान दे दिया, मतलब सबका मेन सा ऑलमोस्ट सेम मोटिव रह गया है। तो वोटर्स का जो इंटरेस्ट था ना, उनकी जो एपिथी थी, वो यहाँ पर जो है वो कम हो गई है, तो उनको ना मजा सा नहीं आता खासकर। एक वो यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है कुछ इलेक्शंस होने में। आखिर हम अपने इलेक्शंस को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे जो लोगों की खोया हुआ इंटरेस्ट है, या जो ये पैसों का जो पॉइंट है, कि जो चीजें हैं, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। वोटर्स को इन्फॉर्म करो, उनको अवेयर करो कि आपके एक वोट की वैल्यू कितनी है। बिकॉज देखो मैंने अभी कहा था, मान लो दो पॉलिटिकल पार्टी थी जो एक जगह से खड़ी हो रही थी, ए और बी पार्टी, यहां से एक कैंडिडेट को 10,000 लोगों ने वोट करा, और इसको 10,001 लोग ने वोट करा। इसको इसके एक वोट से ये जो पर्सन होगा वो जीत जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं हर एक वोट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। एक वोट से भी वो बंदा जीत गया, ज्यादा वोट मिल गया उसको तो वो पर्सन जीत जाएगा। अगर वो नहीं होता तो 10,000 दोनों के वोट होते, वो टाई होता, फिर दोबारा इलेक्शन होते, दिक्कत होती ना। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए फिर आप कैंपेनिंग कराओ, एजुकेशन दो, उनको बताओ, उनको अवेयर करो, लोगों को समझाओ, और उनको ना बेसिकली थोड़ा सा ना ये चीज भी लेकर आओ कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज कुछ अलग नया सोचे, जिससे लोगों को इलेक्शन करने का उनका मन करे। जो वोटर का जो टर्नआउट का रेशो है, जितने वोटर एक्चुअल में वोट करने के लिए आते हैं, वो परसेंटेज बढ़े, तो ये चीजें हो कुछ। फिर देखो एक आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आखिर बाई कैमरल लेजिस्लेचर में और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में क्या डिफरेंस होता है। देखो बाई कैमरल का मतलब होता है एक ऐसा पार्लियामेंट का सिस्टम, बेसिकली पार्लियामेंट जहां पे दो हाउसेस जो कि लॉ बनाते हैं, दो, बाई का मतलब होता है दो, तो दो हाउस जो कि लॉज बनाते हैं। और यूनि में क्या होता है, सिर्फ एक ही हाउस होता है जो कि लॉ बनाता है। देखो बाई कैमरल कहाँ कहाँ पर है, इंडिया में जो हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं उसमें हमारे पास दो हाउसेस हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो यहाँ पर बाई हुआ। लेकिन इंडिया में जो मोस्टली स्टेट्स है, उन सब में सिर्फ एक ही हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बहुत कमों में है, सिर्फ 6 स्टेट्स में है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो यहाँ पे जिनमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो स्टेट्स क्या है, वो स्टेट्स है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करने वाली। और रिमेनिंग जो स्टेट्स जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और काउंसिल भी है, मैंने बताया हुआ 6 स्टेट्स है ऐसी, में आम बिकाऊ थे, याद है ना। तो वो जो था कि यहाँ पर जब तक दोनों हाउस अप्रूव करेंगे साइड से तभी वो पास होगा। तो जहां पर दो आपका हाउस हो, चाहे स्टेट लेवल पर हो चाहे नेशनल लेवल पर हो, तो उसे हम बोलेंगे बाई कैमरल। जहां पर सिर्फ एक होगा उसे हम बोलेंगे आपका यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। क्लियर हो गया जी। एंड दैट वाज होल ऑफ योर चैप्टर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते थे, जो भी मेन इंपॉर्टेंट मुझे लगे, हालांकि इसमें भी कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही होंगे, कम नहीं था, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। अगर आपने ये देख लिया, अगर आपने वन शॉट कर लिया, अगर आपने जो चैप्टर समझ लिया था, और अगर आपने और ज्यादा आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जो आपके बुक के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बुक बिग क्वेश्चंस वाले और लास्ट के एक्सरसाइज वाले, अगर आपने ये सब कर लिया बच्चा, तो आप तो भैया टॉप मारने वाले हो, कांग्रेचुलेशंस। इससे ऊपर यहाँ से कुछ भी नहीं आ पाएगा। एंड हम लोग अभी तक आप लोगों का चैप्टर नंबर 3rd, 4th, 5th और 6th, अब इन सबके हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। डिटेल्ड वीडियो और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स और वन शॉट तो सबका अपलोड हो चुका है, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट करके बता दो, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, वहां पे मैं आप लोगों को लिंक डायरेक्टली भेज दूंगी, अगर तब भी नहीं मिल पा रहे तो, जिस भी चैप्टर का आप लोगों को चाहिए। बस आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन 3 चैप्टर के रह गए हैं, अब 1, 2 और 7 के उसके करने हैं। 3, 4, 5, 6 के हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, एंड एक और चीज यार,
आजकल ना मतलब आप लोगों का प्यार बहुत कम हो गया है, मतलब पता नहीं मुझे कोई दिक्कत लग रही है, मैं अच्छे से मेहनत नहीं कर रही हूँ या क्या चीज़ हो रही है मेरे को नहीं पता। बट आजकल सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, बहुत स्लो हो गया है बैंगलोर से आने के बाद। तो मुझे ना बिल्कुल मोटिवेशन सी नहीं आती है काम करने की, मेरा मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है कि यार कोई देख ही नहीं रहा या दिक्कतें होती है मतलब ऐसी। तो आई रियली होप आप शायद इस चीज़ को समझ सको और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, अच्छे-अच्छे कमेंट्स करो, लाइक करो वीडियोज़ को, मतलब ताकि ना मतलब होता है ना कि मोटिवेशन आए कि तभी पर्सन अच्छा सा काम कर पाता है। मैं ये भी इसको बनाने में मैंने पूरा दिन लगा दिया, जहां मैं इसको 2 घंटे में बना देती थी क्वेश्चंस को, 2 घंटे 3 घंटे मुझे पूरा पूरा दिन लगता है, क्योंकि काम करते करते फिर सोचती हूँ चल आज छोड़, कर दूंगी, मन नहीं हो रहा, क्योंकि मोटिवेशन नहीं आ रहा अंदर से काम करने का, बिकॉज वो ग्रोथ नहीं हो रही है। सब्सक्राइबर्स इतने स्लो ग्रोथ हो रहे हैं कि ना बहुत ज्यादा मतलब मेरे को ऐसे फील होती है वो चीज, कि जब से अनअकैडमी से आप पे वापस आई हूँ ना, सब कुछ बहुत बिखर गया। आपको मैंने ऑलरेडी शेयर करी हुई है वो चीजें प्रीवियस वीडियोस में। थोड़ा सा ना इस चीज का अगर कर सको, कुछ सपोर्ट कर सको, शेयर कर सको कुछ, तो वो चीज करो, ताकि ना मैं काम अच्छे से कर सकूं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियोस बहुत अच्छा कंटेंट में लेकर आ सकूं। बाकी थैंक यू सो मच और मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।